हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.के. मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। केमिकल बॉन्डिंग हमारी यूनिट शुरू हो गई थी, उसमें हमने दो टॉपिक पढ़ लिए थे, हाइब्रिडाइजेशन और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसमें हमने शेप्स पढ़ लिए थे। उसके जो पॉस्टुलेट्स हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो वो आज हम शुरू करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें पॉस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, अब देखिए मेनली जो वेस्पर थ्योरी है वो आपको मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। तो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या होगी, ये मैंने आपको जो दो वीडियो बताए, उसमें पहले वीडियो में मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा ये मैंने आपको समझा दिया, दूसरे वीडियो में मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी एक्चुअल, वो मैंने आपको सिखा दी। इसके बाद आगे कुछ पॉस्टुलेट्स दे रखे हैं, वो हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉस्टुलेट की बात करें तो क्या दे रखा है, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर रेगुलर शेप, शॉर्ट में लिख रखा है क्योंकि देखिए पूरी लैंग्वेज लिखने की यहाँ जगह नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, जैसे अगर आपको ध्यान हो तो मैंने फॉर्मूला लिखा था ABXLY, तो वहां पर B क्या थे, बॉन्ड पेयर, और L क्या थे, लोन पेयर। तो ये कह रहा है पहला पॉइंट कि अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो मॉलिक्यूल की शेप रेगुलर होगी। और वो जो रेगुलर शेप होगी वो किस पे डिपेंड करेगी कि मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। समझ में आ रही बात। जैसे मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ CH4, तो CH4 की जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो तो हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3, ठीक है। sp3 का मतलब n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 का n की वैल्यू 4 है, और यहाँ पर जब आप इसका फॉर्मूला देखते हो वो आता है AB4, ये फॉर्मूला आता है। इसका मतलब चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, n की वैल्यू 4 है तो चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसकी स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल, या हम कहें आइडियल टेट्राहेड्रल, ठीक है। दोनों कह सकते हो आप, नॉर्मली हम सिंपल टेट्राहेड्रल कह देते हैं और एक्चुअल में कहें तो आइडियल टेट्राहेड्रल। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं आपको कि अगर मैं आइडियल टेट्राहेड्रल वर्ड काम में ले रहा हूं तो उसका एक तो मीनिंग ये है कि स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, दूसरी बात यह है कि सारी बॉन्ड लेंथ और सारे बॉन्ड एंगल सेम है। अगर सेम नहीं है तो फिर वो आइडियल टेट्राहेड्रल की कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ क्लोरोफॉर्म CH3Cl या CHCl3, जो भी आप लेना चाहो, क्लोरोफॉर्म नहीं है, CH3Cl है या CHCl3, जो भी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैंने एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा दिया, तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन आइडियल टेट्राहेड्रल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चारों के चारों सराउंडिंग एटम सेम नहीं है, तो चारों की चारों बॉन्ड लेंथ और चारों के चारों बॉन्ड एंगल सेम नहीं होंगे। समझ में आ रही है बात। तो ये आप इसको टेट्राहेड्रल कह सकते हो, लेकिन आइडियल टेट्राहेड्रल या रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं कह सकते। इस वाले को आप आइडियल टेट्राहेड्रल या रेगुलर टेट्राहेड्रल कह सकते हो। समझ में आ गई बात कि जो भी स्ट्रक्चर होगा, हमने क्या कहा कि सारे के सारे बॉन्ड पेयर है तो रेगुलर स्ट्रक्चर होगी, और रेगुलर स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करेगी, हाइब्रिडाइजेशन पे। तो मीथेन की स्ट्रक्चर तो टेट्राहेड्रल हो जाएगी, वो भी रेगुलर या आइडियल। लेकिन जो आपके CH3Cl है या CH2Cl2 है या CHCl3 है, जो भी है, जहां पर सराउंडिंग एटम सेम नहीं है चारों, वहां पर स्ट्रक्चर जो है डिस्टॉर्टेड होगी। क्या होगी? डिस्टॉर्टेड, मतलब आइडियल नहीं होगी। समझ में आ गई बात। हालांकि ये पॉइंट मेंशन में नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि आइडियल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किसकी होगी या रेगुलर किसकी होगी, तो वहां पर ऐसे मॉलिक्यूल वहां पर आंसर में नहीं होंगे, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर लोन पेयर, पहले वाले में तो हमने क्या कहा, सारे के सारे बॉन्ड पेयर है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर में बॉन्ड पेयर भी हैं और लोन पेयर भी। पहले वाले में सारे के इलेक्ट्रॉन पेयर जो थे वो क्या थे, बॉन्ड पेयर थे। ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या थे, बॉन्ड पेयर थे। क्या थे? बॉन्ड पेयर। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है, ठीक है, दोनों चीज आ गई। तो यहाँ पर जब लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं कि रेगुलर स्ट्रक्चर ना होकर डिस्टॉर्टेड शेप हो जाएगा। तो यहाँ पर दो चीज होगी। पहली बात तो लोन पेयर को हम स्ट्रक्चर में काउंट नहीं करते, ठीक है, तो वहां से वैसे स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। दूसरी बात, लोन पेयर प्रेजेंट होने से जो रिपल्शन है वो सेम नहीं रहता। इस वजह से भी क्या होता है, उसका जो बॉन्ड एंगल है वो चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि टेट्राहेड्रल की अगर मैं बात करूं, रेगुलर टेट्राहेड्रल की, तो बॉन्ड एंगल जो है सारे के सारे बराबर है, कितने हैं, 109 डिग्री 28 मिनट। बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो जैसे मैंने एक लोन पेयर लगाया तो पहली बात तो स्ट्रक्चर का नाम चेंज हो गया। स्ट्रक्चर का नाम चेंज हो गया मतलब जैसे मान लीजिए पहले टेट्राहेड्रल था, एक लोन पेयर लगाते ही क्या हो गया, पायरामिडल हो गया, तो एक तो नाम चेंज हो गया। दूसरी बात यह है कि जो बॉन्ड एंगल है वो भी सेम नहीं रहा। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, अमोनिया ले लेते हैं। एग्जांपल की मैं बात करूं, मैंने क्या ले लिया, अमोनिया। अमोनिया में एक लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर क्या है कि मीथेन में क्या था, चारों हाइड्रोजन थे, सेंटर में कार्बन था। अब यहाँ पर नाइट्रोजन है, एक लोन पेयर 3 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या है, एक तो लोन पेयर आने से स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल की जगह पायरामिडल होगी। दूसरी बात कि ये जो लोन पेयर का रिपल्शन है ये ज्यादा है,
इस वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होता है, कम हो जाता है। समझ आई बात? तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट है बॉन्ड पेयर के साथ तो स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड होगी। उसके क्या रीजन हो गए, एक तो लोन पेयर स्ट्रक्चर में काउंट नहीं होता, दूसरा जो है वो ये है कि लोन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होता है। ये आपको ध्यान रखना है, लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और लास्ट में बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ऑर्डर होता है। इसलिए ऊपर लोन पेयर है तो ऊपर से जो रिपल्शन लग रहा है नीचे की तरफ वो ज़्यादा लग रहा है। उससे क्या होगा, ये बाहर जो थे ये अंदर की तरफ आएंगे, तो जैसे जैसे अंदर आएंगे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि लोन पेयर प्रेजेंट है तो स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड हो जाती है, बॉन्ड एंगल क्या हो गया, चेंज, आइडियल नहीं रहा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, टीबीपी। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वहां पर लोन पेयर की पोजीशन फिक्स होती है। क्या फिक्स होती है, इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या फिक्स होती है, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो स्ट्रक्चर होती है वो इस टाइप से होती है, ठीक है। और यहाँ पर 3 तो पोजीशन होती है इक्वेटोरियल और 2 होती है एक्सियल। इक्वेटोरियल पोजीशन ज़्यादा स्पेसियस होती है और वहाँ पर आपके लोन पेयर आता है। अगर लोन पेयर को आपको लगाना है तो कहाँ लगाएंगे, इक्वेटोरियल पेयर। और एक्सियल पोजीशन जो है वहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होता है। समझ की बात, एक्सियल पे रिपल्शन ज़्यादा होता है, यहाँ पर रिपल्शन कम होता है। एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ कम होती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, लास्ट वीडियो में। इसके बाद ये कह रहा है बॉन्ड एंगल। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बॉन्ड एंगल की। जैसे मैंने आपको बताया डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर है तो वहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब बॉन्ड एंगल से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट है यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल के जितने भी पॉइंट दे रखे हैं, ये सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात है किसके लिए दे रखे हैं, फॉर SP, SP2 एंड SP3। किसकी बात हो रही है, SP, SP2 और SP3 की। पहला पॉइंट क्या है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। इसका मतलब क्या होगा कि परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होंगे तो जो बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा होगा। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें तो इसमें कितने परसेंटेज एस कैरेक्टर है, 50% है। इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितने, 33% है। और इसमें कितने, 25% है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। इसका कितना होता है, 120 डिग्री। और इसका कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर एक सिंपल सा अजम्पशन भी है कि अगर आपको बॉन्ड एंगल पता है तो आप उससे हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं या परसेंटेज एस कैरेक्टर निकाल सकते हैं। या अगर आपको परसेंटेज एस कैरेक्टर पता है तो उससे आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता है परसेंटेज एस कैरेक्टर 50 है तो आप हाइब्रिडेशन कैसे कहोगे, SP हाइब्रिडेशन। समझ आ रही बात? तो परसेंटेज एस कैरेक्टर से हाइब्रिडेशन और बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं और बॉन्ड एंगल से हाइब्रिडेशन और परसेंटेज एस कैरेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात? बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट होता है हाइब्रिडेशन इंडेक्स, उसका फॉर्मूला भी होता है लेकिन यहाँ कोई नीड नहीं है, लेवल ज़्यादा हो जाएगा, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो आपने क्या पॉइंट पढ़ा, SP, SP2 और SP3 के लिए कि बॉन्ड एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये दे रखा है बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। ये पॉइंट किसके लिए स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है, इन हाइब्रिडेशन के लिए। सब पे लागू करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? तो आपने क्या कहा, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ लोन पेयर अगर आप बढ़ाओगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें रेस्ट्रिक्शन ये है कि SP के केस में तो हमने लोन पेयर पढ़ा ही नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। अब बात है SP2 की। तो SP2 की बात ये है कि अगर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री। और SP2 में एक ही लोन पेयर की पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर आपने एक लोन पेयर लगा दिया, जैसे मान लीजिए लगा दिया, तो बॉन्ड एंगल 120 से कम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ तो एक ही लोन पेयर आ सकता है। उसके बाद SP3 की बात करें तो SP3 में क्या कर सकते हो आप, 2 लोन पेयर की पॉसिबिलिटी, या तो एक आ जाए या 2 आ जाए। तो SP3 में जैसे मैंने कहा एक तो मीथेन है, तो मीथेन में तो एक भी लोन पेयर नहीं है, चारों के चारों हाइड्रोजन है कार्बन के साथ। उसके बाद मैंने कहा अमोनिया, अमोनिया में एक लोन पेयर है, अमोनिया में क्या है, एक लोन पेयर है। और उसके बाद है H2O, वाटर है, वाटर में भी हाइब्रिडेशन सेम है, 2 लोन पेयर है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि आपके मॉलिक्यूल जो है 3, मीथेन, अमोनिया और वाटर, तीनों का हाइब्रिडेशन सेम है SP3, लेकिन बॉन्ड एंगल अलग अलग है। कैसे अलग है, ये वाला पॉइंट काम करेगा। कैसे, नंबर ऑफ लोन पेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर की संख्या बढ़ेगी बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो अगर मुझे बॉन्ड एंगल का ऑर्डर देखना हो तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका होता है 109 डिग्री 28 मिनट। इसका लमसम अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, 160 डिग्री का अप्रॉक्स होता है। उसके बाद इसका लमसम देखें तो देखिए 2.5 डिग्री 2.5 का डिक्रीज आता है। तो ये 109 डिग्री 28 मिनट का मतलब 109.5 मान लो। तो 9.5 में से 2.5 माइनस करें तो
7 बज गए और ये आपके हो जाएगा नियरली इक्वल टू 104.5 डिग्री। ये मैं आपको अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, अलग अलग में हो सकता है थोड़े वेरिएशन मिल जाए, एग्जैक्ट आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। हालांकि कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा, ऑर्डर पूछता है, तो कंसेप्चुअली आपको पता होना चाहिए। तो हमने क्या देखा, लगभग 2.5 का डिग्रीज आ रहा है, तो ये 109 डिग्री 28 मिनट, ये लगभग 107 और ये लगभग 104.5। ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं बताइए, लमसम बताइए, अप्रॉक्स बताइए। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। ये पॉइंट किस पे लागू हो रहा है, SP, SP2 और SP3। SP पे भी लागू नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ लोन पेयर की हम पॉसिबिलिटी पढ़ते नहीं है, तो मेनली किस पे, SP2 और SP3। तो जैसे जैसे लोन पेयर की संख्या बढ़ेगी बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम। किसके लिए, SP2 और SP3 के लिए। आगे दे रखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने दो में डिवाइड करा है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कंपेयर कर रहे हैं, सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम। अब देखिए यहाँ पर ये हम कैसे कह रहे हैं कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल में बाकी सब सिमिलैरिटी है, केवल जो एटम है उसका डिफरेंस है, या हम कहें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। दो तरह से कंपेरिजन कर सकते हैं, सेंट्रल एटम में और सराउंडिंग एटम में। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर सेंट्रल एटम की बात हो रही है, तो मैंने कंक्लूजन पहले लिख दिया। क्या लिख दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगी, किसकी बढ़ेगी, सेंट्रल एटम की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अब क्यों बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, वो समझते हैं। तो देख लिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने क्या कहा, एक तो ले लिया H2O, ठीक है, और एक मैंने ले लिया OF2। सेंट्रल एटम की बात हो रही है, H2S ले लेता हूँ, क्योंकि आपको चेंज जो करना है वो सेंट्रल एटम में करना है, बाकी सब सेम रखना है। समझ रही बात भाई। यहाँ पर हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, सेंट्रल एटम की हम वेरिएशन की बात कर रहे हैं या सराउंडिंग एटम की वेरिएशन की बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमें वेरिएशन करना था, तो हमने क्या करा, एक H2O ले लिया, एक H2S ले लिया। तो सराउंडिंग एटम सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सब कुछ सेम है, केवल क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है। अब यहाँ पर कंपेरिजन कैसे करना है कि भाई हाइड्रोजन तो सेम है, तो इसको कंपेरिजन में काउंट नहीं करना है। काउंट किसको करना है, ऑक्सीजन और सल्फर को। अब जब दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा है, सल्फर की कम है, पढ़ा चुका हूँ आपको। तो मैंने कहा ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अभी इन दोनों में कंपेरिजन नहीं कर रहा मैं, केवल ऑक्सीजन सल्फर में कर रहा हूँ। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो सल्फर में इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर रहेंगे ऑक्सीजन की तुलना में, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप इसको ऐसे समझोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है सेंट्रल एटम की, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास आ गए किस केस में, ऑक्सीजन के केस में। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो लोन पेयर ज़्यादा पास आ गए, और लोन पेयर आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। या हम कहें इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, लोन पेयर नहीं, छोड़ दीजिए लोन पेयर को, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। और रिपल्शन से क्या होता है, बॉन्ड एंगल बढ़ता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ऑक्सीजन के पास है, और इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के ज़्यादा पास आ गए, तो ज़्यादा पास आने से इसमें रिपल्शन जो है वो बढ़ गया। रिपल्शन जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। और रिपल्शन बढ़ गया, इसमें इतना रिपल्शन नहीं है, इसमें रिपल्शन कम है। रिपल्शन बढ़ने से इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये कंक्लूजन है, या कंसेप्ट है कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन उसके ज़्यादा पास आ जाते हैं। ज़्यादा पास आने से जो इलेक्ट्रॉन पेयर का जो रिपल्शन है वो बढ़ जाता है, और रिपल्शन बढ़ने से बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सिंपल सा कंक्लूजन है। अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहते हैं तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। कंसेप्चुअली मैंने आपको यहाँ समझा दिया। इसी तरीके से और भी एग्जांपल हो सकते हैं, वो मैंने यहाँ नहीं लिए। अब सराउंडिंग एटम की बात करते हैं। तो सराउंडिंग एटम की बात करें तो मैंने वापस से H2O ले लिया और एक ले लिया OF2, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है। अब हम कंपेयर करें सराउंडिंग एटम की, तो सराउंडिंग एटम की जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करें तो हमने क्या देखा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और फ्लोरीन की ज़्यादा है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है। तो मैंने कहा यहाँ फ्लोरीन की ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास है। हालांकि इतना पास नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो हाइड्रोजन से दूर है इलेक्ट्रॉन, तो ज़्यादा पास किसके, इसके। अब कंसेप्ट वही है, लास्ट में इलेक्ट्रॉन पास में कहाँ पर है, सेंट्रल एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ रिपल्शन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास हो गए तो ये रिपल्शन ज़्यादा हो गया, तो बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा हो गया, इसका। तो अब हमने क्या कहा कि सराउंडिंग की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर चले जाएंगे, दूर चले जाने से रिपल्शन कम हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो सराउंडिंग की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ाओगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इस पर बनता है, समझ आ रही बात। तो ये आपने जो पॉइंट पढ़े हैं, चाहे ये वाला पढ़ा हो चाहे ये वाला पढ़ा हो, ये आपके इस पर लिमिटेड है, SP, SP2 और SP3 की, बाकी सब पे फॉलो नहीं हो रहा है। अब आगे लास्ट पॉइंट दे रखा है इसने, इफ हाइब्रिडाइजेशन is other than SP, SP2, SP3 then we will find the structure of the molecule। कि अगर आपको हाइब्रिडेशन जो है इसके अलावा दे रखा है SP, SP2 और SP3, तो बॉन्ड एंगल को कंपेयर करने के लिए आपको मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। समझ में आएगी बात। ये सारे पॉइंट थे। अब इसके बाद हम कुछ अगर देखें, जैसे मान लीजिए वो ऑर्डर पूछ ले आपसे बॉन्ड एंगल का, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, अगर आपको सारे पॉइंट ध्यान है तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है।
ये वाला जो मैंने पॉइंट बताया था सारे एटम सेम का सराउंडिंग वाला, ये आरपीएससी ने हालांकि पूछा नहीं है, नेट गेट में पूछ रखा है, तो वहाँ पर मैंने आपको कंसेप्ट, क्योंकि इजी सा कंसेप्ट है, मैंने समझा दिया आपको। अब जैसे H2O है, CH4 और अमोनिया है, तीनों का अगर आप हाइब्रिडेशन निकालोगे तो sp3 आएगा। sp3 हाइब्रिडेशन है, लोन पेयर चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट लगेगा, अभी समझाया था मैंने आपको। तो यहाँ पर अगर आप ऑर्डर की बात करोगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल हो जाएगा CH4 का, फिर अमोनिया का और फिर H2O का, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर बढ़ रहे हैं, बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। सेकंड की बात करें I3 - H2 और SnCl2, तो यहाँ तो हाइब्रिडेशन तीनों का सेम था, इसलिए आपने कंपेयर कर लिया, यहाँ पर हाइब्रिडेशन सेम नहीं है, तो ये कह रहा है इफ हाइब्रिडेशन इज अदर देन sp, sp2, sp3। अब यहाँ पर आप हाइब्रिडेशन देखोगे SnCl2 का आएगा sp2। मैंने आपसे कहा था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का, जब मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर वाला वीडियो, सेकंड वीडियो, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं एक एक दो एग्जांपल यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको, बाकी जितने भी मॉलिक्यूल मैंने हाइब्रिडेशन में आपको पढ़ाए हैं वो सारे आप उसमें सॉल्व कर सकते हो। आपने अगर सॉल्व करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मैं अपनी तरफ से जितना बता सकता हूँ बता रहा हूँ। सारे मॉलिक्यूल बोर्ड पे यहाँ सॉल्व कराने का पॉसिबल नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए SnCl2 जो है sp2 हाइब्रिडेशन है। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा डायरेक्ट कि भाई मैंने SnCl2 को sp2 हाइब्रिडेशन कैसे कह दिया, वो प्रीवियस जो वीडियो हैं फर्स्ट और सेकंड वो पहले देख लें, उसके बाद ये वाला वीडियो देखें, तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। SnCl2 sp2 हाइब्रिडेशन है, ये sp3 है, और I3- को मैंने अच्छे से समझाया था, ये आपके है sp3d, और I3- की स्ट्रक्चर आती है लीनियर। तो जैसे लीनियर स्ट्रक्चर आती है बॉन्ड एंगल 180 हो जाएगा। तो जब आप बॉन्ड एंगल की बात करोगे तो सबसे पहले हो गया I3-, ठीक है। उसके बाद अब आप ऐसे देखो कि H2O में 2 लोन पेयर हैं और SnCl2 में 1 लोन पेयर है। अब H2O की मैं बात करूं, ये पढ़ा दिया आपको, मिटा देता हूं मैं यहाँ पर। H2O और SnCl2 को आपको कंपेयर करना है। तो देखिए H2O का हाइब्रिडेशन होता है sp3, H2O का हाइब्रिडेशन क्या होता है sp3, और SnCl2 का हाइब्रिडेशन होगा sp2। कैसे, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 6 में से 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो ये किसकी कंडीशन हो गई, sp3 की। और SnCl2 की बात करें तो जो Sn है, कहे शिवजी सुने पार्वती, Sn जो है वो आपके कार्बन फैमिली में आता है, एक लोन पेयर है इसमें, क्या है, एक लोन पेयर, SnCl2 हो जाएगा। तो ये Cl और ये Cl। अब इसको आप ऐसे समझो कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना था, अगर आइडियल बात करें sp3 की तो 109 डिग्री 28 मिनट, तो यहाँ पर कमी जो आई वो किस में आई, 109 डिग्री 28 मिनट में कमी आई, तो थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे मैंने कहा वहाँ पर कि भाई 2 बार आपके ढाई करके कम हुआ है, तो लगभग 5 डिग्री कम हो जाएगा। तो 109.5 से 104.5 मान लो, 104.5 के अप्रॉक्स हो जाएगा। और SnCl2 की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आपके SnCl2 की बात करें तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन है sp2, मतलब आइडियल बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री, तो इसका बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री से कम। अब कम होगा तो इतना कम थोड़ी ना होगा कि इससे कम हो जाए, कम होगा लेकिन इतना कम नहीं होगा, क्योंकि ये तो पहले 109 डिग्री 28 मिनट था। तो ओवरऑल देखा जाए तो बॉन्ड एंगल इसका ज़्यादा होगा इन दोनों में से, ठीक है, हाइब्रिडेशन के बेस पे। तो अब ओवरऑल ऑर्डर देखें तो I3-, उसके बाद SnCl2, उसके बाद आपके आ जाएगा H2। हालांकि इतना वैरायटी वाला क्वेश्चन आरपीएससी ने नहीं पूछा है, वो सिंपल एक कंसेप्ट पे पूछती है, या तो ये पूछ सकती है, या सबसे ज़्यादा जो आरपीएससी ने कंसेप्ट पूछ रखा है वो नीचे वाला पूछ रखा है, जो हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला डिस्कस करा था, ये वाला कंसेप्ट, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो यहाँ पर आप देखो H2S है, H2O और H2SE है, तीनों एक ही ग्रुप में है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। अब यहाँ पर आप देखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किस में आ रहा है, सेंट्रल में आ रहा है, सराउंडिंग में आ रहा है, डिफरेंस किस में आ रहा है, सेंट्रल एटम में। तो अभी हमने क्या कहा था, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, तो सीधा सीधा सा कंसेप्ट है, H2O का बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद H2S, उसके बाद H2SE। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, सेंट्रल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। सेम टू सेम नीचे वाला है, नीचे वाले में सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन का, फिर फॉस्फोरस का, फिर आर्सेनिक का, और फिर इसका, ये ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। उसके बाद दे रहेगा BF3, BCl3, BBr3 और SO3। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला कंसेप्ट पढ़ रहे हो, ये कब है, जब स्ट्रक्चर रेगुलर ना हो। रेगुलर ना हो का मतलब लोन पेयर प्रेजेंट हो, तब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस पड़ता है। अगर स्ट्रक्चर रेगुलर है जैसे BF3 और BCl3, तो फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। समझा देता हूँ मैं आपको, जैसे BF3 है और एक है BCl3, ये Cl, ये Cl और ये Cl, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने क्या देखा था कि जो डिफरेंस आ रहा था वो इसलिए आ रहा था कि यहाँ पर रिपल्शन अलग आ रहा है और दूसरी साइड से जो रिपल्शन लग रहा है वो अलग लग रहा है, लेकिन यहाँ पर सारी साइड जो है वो सेम है।
अब आपके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है पास आए चाहे दूर आए, क्योंकि रिपल्शन बराबर की साइड लग रहा है, जैसे ये बराबर रिपल्शन लगेगा। अब ये रिपल्शन कम हो चाहे ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ये रिपल्शन बराबर लग रहा है, ठीक है। तीनों बॉन्ड एक जैसे हैं तो बराबर रिपल्शन लगा रहे हैं। तो अब रिपल्शन क्योंकि बराबर लग रहा है तो बराबर जो है वो बराबर है, चाहे वो ज़्यादा बराबर हो चाहे कम बराबर हो। भाई 2 = 2 हो चाहे 4 = 4 हो, है तो बराबर ही। तो यहाँ पर बराबर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल बराबर आएगा। तो यहाँ पर इस केस में बॉन्ड एंगल सबका सेम रहेगा, कितना रहेगा 120 डिग्री। समझ में आ रही बात। तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है ये आपके जब लोन पेयर प्रेजेंट होता है तब आता है। तो ये जितने भी पॉइंट थे ये सारे पॉइंट किस पे थे, बॉन्ड एंगल पे। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर बनता है तो इन केस पे बनता है, ये पूछ भी रखें एग्जाम में, H2S वाला, H2S, H2, H2SE वाला और अमोनिया और फॉस्फिन ये वाला। तो ये आपके इस पे क्वेश्चन बनता है। बाकी कंसेप्चुअल आपको आना चाहिए, इसलिए हमने पूरा देख लिया। तो ये आपकी बात थी वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिफ्लेक्शन थ्योरी के पोस्टुलेट्स और बॉन्ड एंगल की। अब देखिए अभी हमने पढ़ा बॉन्ड एंगल। तो एक्चुअल में बॉन्ड एंगल होता क्या है, दो बॉन्ड के बीच का जो कोण है या एंगल है उसको बॉन्ड एंगल कहते हैं। मतलब एक एटम से जो दो बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब एक ही एटम से जो दो बॉन्ड बन रहे हैं उनके बीच का जो कोण है उसको बॉन्ड एंगल कहते हैं। तो बॉन्ड एंगल पे कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं वो हमने देख लिया। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट बॉन्ड लेंथ की, जिसको हिंदी में बंध लंबाई कहते हैं। तो बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें कि दो बॉन्ड, मतलब बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है कि जिन दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है उनकी दोनों के नाभिक से बीच की जो दूरी है उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एटम ये है और एक एटम ये है, तो दोनों के सेंटर से जो दूरी है उनको अगर मिला दें तो ये बॉन्ड लेंथ कहलाती है। समझ में आ रही बात। बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है कि जिन दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है उन दोनों के नाभिक के केंद्र से जो दूरी है वो उसकी क्या है, बॉन्ड लेंथ है, बंध लंबाई है। खैर कोई थ्योरेटिकल नहीं पूछ रहा, कि कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने बता दिया। अब मेन चीज़ क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। शॉर्ट में देख लेते हैं फटाफट से। पहला पॉइंट दे रखा है बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। इसका मतलब अगर साइज ज़्यादा है एटम का, क्योंकि देखिए हमने क्या देखा कि दो एटम के बीच की दूरी है। अब अगर एटम छोटे हैं और एक एटम बड़े हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बड़े एटम है उनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी रेडियस ज़्यादा हो जाएगी। तो ये अगर आपको ध्यान है तो मैंने बताया था कि सिंपल अगर होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है तो बॉन्ड लेंथ किसके बराबर होती है, दोनों की रेडियस के सम के बराबर होती है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब इसके बेस पे अगर हम ऑर्डर देखें HF, HCl, HBr और HI का, तो हमेशा क्या होता है, कंपैरिजन उसमें होता है जो डिफरेंट है, जो सेम है उसमें कंपैरिजन नहीं होता। तो हाइड्रोजन तो सेम हो गया, इसमें कंपैरिजन नहीं है। अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करूं तो फ्लोरीन से ज़्यादा साइज किसका है, क्लोरीन का। क्लोरीन से ज़्यादा साइज किसका है, ब्रोमीन का। और ब्रोमीन से ज़्यादा साइज किसका है, आयोडीन का। तो लेफ्ट से राइट साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो HF से ज़्यादा HCl की, HCl से ज़्यादा HBr की और HBr से ज़्यादा HI की। तो ये किसका ऑर्डर हो गया, बॉन्ड लेंथ का, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, सॉरी परसेंटेज एज कैरेक्टर। तो देखिए अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको कहा था कि आरपीएससी की प्रॉब्लम क्या है कि आरपीएससी क्वेश्चन जब देती है तो वो बुक से उठा के देती है। जैसे जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन देते हैं तो कई बार क्या करते हैं, रेफरेंस बुक से उठा के देते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आरपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बढ़िया रेफरेंस बुक जो है इनऑर्गेनिक के लिए वो है जेडीली, और अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो वो है मॉरिसन एंड बॉयड, ठीक है। तो जेडीली में क्या है, 2-3 चीज़ें दे रखी है जो कि गलत है। अब है तो है लेकिन करे क्या, क्योंकि जब क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन आता है तो बात आती है रेफरेंस बुक की। अब रेफरेंस बुक में जैसे जेडीली का किसी ने रेफरेंस दे दिया तो आरपीएससी उसको सही मानेगी, क्योंकि एग्जामिनर भी क्या उसी में से पेपर बना रहा है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने क्वांटम केमिस्ट्री में मैंने आपको पूरा समझाया था कि भाई जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके साई की वैल्यू, वेव फंक्शन की वैल्यू, तो पूरा मैंने आपको समझा दिया, डिटेल में सब समझा दिया, वीडियो बना दिया। क्वेश्चन सॉल्व कराने की बारी आई तो ऑप्शन मैच नहीं हुए। उसका रीज़न ये था कि वो जो क्वेश्चन था उसने फिजिकल केमिस्ट्री में से ना बना के जेडीली में से उठा के दे रखा था। फिर एक स्टूडेंट ने मुझे जेडीली की फोटो भेजी कि सर ये फिजिकल का क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन जो है वो जेडीली में से दे रखा है। लक्ष्मण पटेल नाम है, लक्ष्मण चौधरी, आप देखेंगे टेस्ट में 1-2 बार नाम आया है। तो उन्होंने फोटो भेजी तो मैंने कहा अब ये समस्या है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि करें तो करें क्या भाई, फिजिकल का जो क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट है, मैं तो वो समझा सकता हूँ। अब लास्ट में उसने जेडीली की दे दी तो आपको रटना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। वैसे ही यहाँ पर अगर बात करें हाइब्रिडाइजेशन की तो स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होता है कि मैंने आपको बताया कि परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जेडीली में क्या दे रखा है कि हाइब्रिडाइजेशन, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, एसपी से ज़्यादा sp2, sp2 से ज़्यादा sp3 की।
तो अब अगर क्वेश्चन आता है तो अकॉर्डिंग टू जेडीली कर सकते हैं, और तो क्या कर सकते हैं। तो जो एक्चुअल चीज़ें मैंने आपको बता दी और जेडीली में क्या है वो भी बता दिया। अब वापस से उस कंसेप्ट की अगर हम बात करें, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं तो वो नाभिक के ज़्यादा पास होता है, क्योंकि पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो नाभिक के ज़्यादा पास होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अब कंपैरिजन किसके बीच में चल रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन। ये ट्रिपल बॉन्ड तो ये बता रहा है कि एसपी हाइब्रिड है, तो sp हाइब्रिड का कार्बन हाइड्रोजन, sp2 हाइब्रिड का कार्बन हाइड्रोजन और sp3 हाइब्रिड का कार्बन हाइड्रोजन, तीनों में अगर देखें परसेंटेज एस कैरेक्टर किस में ज़्यादा है, sp में ज़्यादा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, अपनी ओर खींचेगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, फिर इसकी और फिर इसकी है, समझ में आ गई बात। और फिर बॉन्ड एनर्जी की भी हम बात करेंगे आगे, तो ये एक्चुअल रीज़न होता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो ये सेम रीज़न है। अब अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ये तो बहुत सिंपल है कि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं बंध क्रम, और इसका सिंपल सा मीनिंग है दो एटम के बीच में बॉन्ड की संख्या कितनी है, उसको बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड जो है बॉन्ड ऑर्डर कम है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, फिर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, घट रही है। समझ में आ रही बात, सिंपल सा बिल्कुल। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। ऑर्गेनिक में इसकी वैल्यू भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो हम देखेंगे ऑर्गेनिक में। जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है 1.54, 1.34, 1.20 समथिंग होती है। बेंजीन की इसकी मिड में होती है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में, वो ऑर्गेनिक में हम डिटेल में देखेंगे। अभी मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया। इसके बाद आती है बॉन्ड एनर्जी की बात, बंद ऊर्जा। तो देखिए बॉन्ड एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स या हम कहें थर्मोकेमिस्ट्री में मैं आपको समझा चुका हूँ। एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो, या एक मोल बॉन्ड फॉर्म बनने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है वो, उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, पहला फैक्टर दे रखा है बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। मतलब बॉन्ड लेंथ जो है, सॉरी बॉन्ड एनर्जी जो है साइज के या बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर साइज ज़्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। इसका एग्जाम्पल दे रखा है HF, HCl, HBr और HI। तो देखिए यहाँ पर साइज का ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर चल रहा था वो ये चल रहा था, लेफ्ट से राइट इंक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड एनर्जी का उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट से राइट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसका साइज छोटा है या बॉन्ड लेंथ कम है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। तो HF की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, फिर HCl, फिर HBr और फिर HI। समझ में आ गई बात। एक इसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का भी पूछते हैं। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का तो सिंपल सा है कि जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उसके परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर भी यही होता है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल दे रखा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और HF। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता है कंपेयर टू HF। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता है या हम कहें बॉन्ड लेंथ कम होती है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो ये तो बिल्कुल एज इट इज़ ऑर्डर आ रहा है जो हमने यहाँ पढ़ा है। अब इसके बाद कुछ एक्सेप्शन भी दे रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टार लगा के मैंने लिख रखा है, 2-2, 3-3 स्टार लगा रखे हैं। आपकी इच्छा हो तो और लगा सकते हो आप 2-3, ठीक है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन दे रखे हैं। अब इसकी बॉन्ड एनर्जी पूछते हैं, तो हम क्या सोचेंगे भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का साइज छोटा है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर सबसे छोटा क्या है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो हम सोचेंगे साइज का ऑर्डर ये चल रहा है तो एनर्जी का रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स क्या होगा, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। तो ये आपके क्योंकि एक्सेप्शन है इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है, आरपीसी ने पूछ रखा है। आंसर क्या है कि सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर आयोडीन की। अब आप देखेंगे कि ये जो ऑर्डर था इसमें बाकी सब तो एज इट इज़ है, फ्लोरीन हट गया यहाँ से हट के कहाँ गया, यहाँ पर। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न नीचे आएगा। क्या रीज़न आएगा कि यहाँ पर साइज का तो ऑर्डर हमने देख लिया, फ्लोरीन का सबसे छोटा है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो एनर्जी का उसका रिवर्स होना चाहिए था, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि एक तो फ्लोरीन जो है वो 2p का है, मतलब सेकंड शेल का आइटम है। तो जब सेकंड शेल की बात हो रही है उसका साइज छोटा है, बाकी जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनके साइज बड़े हैं। अब साइज छोटा है लेकिन इस पे लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर 3 प्रेजेंट है एक फ्लोरीन पे। तो एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये, ऐसे 3 लोन पेयर इस पे हैं। तो होता क्या है कि लोन पेयर तो है 3-3, मतलब 2 एटम है पास पास, 3 लोन पेयर इस पे, 3 लोन पेयर इस पे, और एटम भी छोटे हैं। अब लोन पेयर क्या है कि पहले इनमें रिपल्शन हो रहा है और ये 2 एटम के लोन पेयर, 6 लोन पेयर एक साथ आ गए, तो इनमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है। स्पेस कम है, रिपल्शन ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। समझ में आ रही बात। साइज छोटा है और लोन पेयर का जो रिपल्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी जो होती है,
स्टेबिलिटी वो डिक्रीज हो जाती है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर फ्लोरीन का साइज छोटा है और दो एटम को मिला के अगर हम देखें तो 6 लोन पेयर आ गए जिनमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। रिपल्शन ज़्यादा क्योंकि स्पेस भाई जितना लोन पेयर पास होगा रिपल्शन ज़्यादा होगा, जितना लोन पेयर दूर होगा रिपल्शन कम होगा। तो यहाँ पर ये आपस में तो रिपेल कर ही रहे हैं, ये यहाँ भी रिपेल कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इसकी स्टेबिलिटी घट रही है। स्टेबिलिटी घट रही है तो जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी घट रही है। इसलिए फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन। तो यहाँ पर कितनी कम हो गई, क्लोरीन और ब्रोमीन के बाद में। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन। इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है क्योंकि एक्सेप्शन है। समझ में आ रही बात? इसके बाद हमने क्या देखा, HF और हाइड्रोजन। अभी हमने देखा बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, ये तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और HF था, ठीक है, अलग बात थी। अब यहाँ पर है HF और हाइड्रोजन, HF और हाइड्रोजन। अब देखिए ये मैंने HF और हाइड्रोजन ना होके ये HF और FF है, इसको आप सही कर लीजिए। ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन है। हाइड्रोजन का साइज छोटा है और फ्लोरीन का साइज बड़ा है, तो हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, फ्लोरीन की कम है। अब यहाँ पर जो आता है HF और हाइड्रोजन, इनमें कंपैरिजन अगर हम करें तो बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कम है और HF की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा किसकी है, HF की कंपेयर टू HH। अब आप यहाँ पर ये लोन पेयर वाला कंसेप्ट मत लगाना, क्यों? क्योंकि लोन पेयर केवल फ्लोरीन पे है, हाइड्रोजन पे कोई लोन पेयर नहीं है। तो देखा जाए तो जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है वो ये है। अब ऊपर हमने पढ़ा था कि जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी है इन्वर्सली चल रहे हैं, मतलब जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर सेम आ रहा है, बॉन्ड लेंथ का भी ऑर्डर यही है और बॉन्ड एनर्जी का भी ऑर्डर यही है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर लोन पेयर का रिपल्शन तो है नहीं, क्योंकि लोन पेयर केवल फ्लोरीन के पास है, हाइड्रोजन के पास नहीं है। यहाँ पर रीज़न ये है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होता है बॉन्ड एनर्जी उतनी एक्सेस होती है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो पॉलिंग का स्केल है वो एक्सेस बॉन्ड एनर्जी पे बेस्ड है, और एक्सेस बॉन्ड एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस पे। तो जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ही बॉन्ड एनर्जी जो है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होगी, जिसको हम एक्सेस बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए एक्सेस बॉन्ड एनर्जी की वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, ज़्यादा। ये भी एक्सेप्शन है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये है तो इनऑर्गेनिक बहुत सिंपल, लेकिन इनऑर्गेनिक की बेकार बात कह लो, अच्छी बात कह लो, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, और पी ब्लॉक या और आप पढ़ेंगे वहाँ तो बहुत कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब थियोरिटिकल खूब सारी चीज़ें हैं। तो होता क्या है कि जो कंसेप्चुअल चैप्टर होता है उसको तो आप एक लाइन में बाउंड कर सकते हो, लेकिन जहाँ पर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको आप एक लाइन में बाउंड नहीं कर सकते, क्योंकि आप कितना ही कर लो, वो अगर आप सबको लेना चाहोगे तो जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। तो वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग है, कोई बात नहीं, कंसेप्चुअल चीज़ पूरी कवर हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंसेप्चुअल चीज़ बाहर नहीं जाएगी आपके। इसके बाद दे रखा है बॉन्ड एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये डायरेक्ट आ गया, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ कम थी तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो गई, फिर ये उसके बाद और ये उसके बाद, ठीक है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ये भी आता है एग्जाम में, पूछ रखा है। उसके बाद बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ये भी बहुत सिंपल है, सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा डबल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड की। अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर मैं बॉन्ड एनर्जी कह रहा हूँ तो इसको आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पर आप ऐसे समझो कि मैं क्या कर रहा हूँ कि इस दो एटम को अलग करने की बात कर रहा हूँ। तो इस दो एटम को अलग करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो इन दो एटम को अलग करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो अलग चीज़ है। क्योंकि कई बार क्या बच्चे ऐसे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ में, सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। लेकिन जब हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो ओवरऑल दोनों एटम को अलग करने की बात कर रहे हैं, समझ में आ रही बात। तो जैसे मैंने कहा एक बॉन्ड की एनर्जी 100 है, तो इन दोनों की मिला दें तो इस दोनों की एनर्जी कितनी होगी, 175। क्यों? क्योंकि एक सिग्मा की 100 है तो दूसरे की पाई जो है उसकी 75 ही है, कम होती है, लेकिन ओवरऑल तो ज़्यादा हो गई। और यहाँ पर एक की 100 और दो की 75 मान लेते हैं, 150 और ये 250 हो गई। तो ओवरऑल एनर्जी का ऑर्डर तो ये चल रहा है, सबसे ज़्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। लेकिन अगर हम केवल बात करें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की, तो सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा होती है, पाई बॉन्ड की बॉन्ड डिस्टेंस कम होती है, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। इसके बाद है नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पर जो लोन पेयर का कंसेप्ट है वो मैं यहाँ समझा चुका हूँ आपको। तो जो लोन पेयर का फैक्टर है वो सेकंड पीरियड में ज़्यादा डोमिनेट होता है, बाकी में इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ लोन पेयर की, तो लोन पेयर के हिसाब से क्या हो रहा है कि अगर लोन पेयर बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी घट रही है, रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एनर्जी घट रही है। तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर फ्लोरीन की। क्यों?
क्योंकि कार्बन कार्बन के बॉन्ड जब आप बात करें कोई लोन पेयर नहीं है, नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन में दो लोन पेयर हैं और यहाँ पर 3 लोन पेयर है। तो आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं एक टेंडेंसी पढ़ते हैं कार्बन की, कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या है, एक ही एटम जो है अपने एटम से जुड़ जुड़ के लंबी श्रृंखला बना रहा है। ब्रांच भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है, साइक्लिक भी हो सकती है। तो आप देखेंगे हम एक अलग से पढ़ते हैं, 2 ब्रांच पढ़ते हैं या 3 पढ़ते हैं केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। तो ऑर्गेनिक अकेले किसकी वजह से है, कार्बन की वजह से। और उसका रीज़न क्या है, ये रीज़न है कि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग होता है और वैलेंसी भी ज़्यादा है, 4 वैलेंसी है और बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो क्या होता है, लंबी चेन बनाता रहता है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग से पढ़नी पड़ती है। अगर ऐसी ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो इतने सारे कंपाउंड नहीं होते कार्बन के, तो ऑर्गेनिक अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आपके बेसिक कंसेप्ट है, बिल्कुल देखिए बिल्कुल बेसिक है। एक तरह से आप समझ लीजिए कि जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है आपके, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। बॉन्ड एंगल हमने पढ़ लिया, बॉन्ड लेंथ पढ़ लिया, उसके बाद हमने बात करी किसकी, बॉन्ड एनर्जी की। अब देखिए कुछ बेसिक से कंसेप्ट है, आपको लगभग सब आते होंगे, फटाफट से देख लेते हैं। देखिए ऑक्टेट रूल दे रखा है। ऑक्टेट रूल आप सब जानते हैं। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है कि कोई भी एटम जो है वो कोशिश करता है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, जो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3 तरीके से अटेन कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके, या इलेक्ट्रॉन गेन करके, या इलेक्ट्रॉन शेयर करके। ये सारा खेल एनर्जी का होता है, समझ में आ रही बात। तो जो उसको अप्रोचेबल लगता है, जो आसानी से अटेंड कर सकता है, वो इन तीनों कंडीशन को फॉलो करता है। जैसे एग्जांपल की बात करें कि सोडियम एटम है। अब सोडियम एटम की अगर हम बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो S1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जैसे इसकी अगर मैं डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 2 8 और 1, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब यहाँ पर या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे। आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, 8, मतलब ऑक्टेट फॉलो हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके कर सकता है। दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए फ्लोरीन है। क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन हेलोजन है, आप सब जानते हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,7, एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो हेलोजन का आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 7 होता है। तो यहाँ पर ये क्या है कि 7 इलेक्ट्रॉन तो त्याग नहीं सकता, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो आसानी से क्या कर सकता है, ऑक्टेट पूरा कर सकता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए Na+ बना लेता है, और फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए F- बना लेता है, ठीक है, समझ आ रही बात। इसके अलावा ये है कि अगर कोई एटम ऐसे हैं जो ना तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं ना गेन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि या तो उनको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, उस कंडीशन में वो शेयरिंग करते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन ही है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी हो सकता है इस तरीके से। तो ये 3 तरीके हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, या इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या शेयर कर ले। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2,3 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर की बात करें नाइट्रोजन का तो यहाँ पर 2,5 है, सॉरी 3 नहीं है, 2,5 है। तो यहाँ पर 5 और 2 7 एटॉमिक नंबर हो गया। अब इसको आउटरमोस्ट में 3 चाहिए, तो दोनों ने क्या करा, शेयर करा। तो यहाँ पर एक एक लोन पेयर इसका था और एक एक लोन पेयर ये रहा। तो यहाँ पर ये क्या है कि टोटल ये दोनों में काउंट हो जाता है। यहाँ पर शेयरिंग में क्या है, ये दोनों में काउंट हो जाता है। तो ये सब आप जानते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 9th से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो ये तो इसका हो गया ऑक्टेट रूल। अब मैं जो ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो किस लिए पढ़ा रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। एक्सेप्शन टू ऑक्टेट, ऑक्टेट रूल में अपवाद। अब ये कोई ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल तो है नहीं कि भाई सबका ऑक्टेट फॉलो ही हो, लेकिन क्योंकि एनर्जेटिकली फेवरेबल होता है इस हिसाब से मैक्सिमम ऑक्टेट फॉलो कर लेते हैं। अब ऑक्टेट कहाँ फॉलो नहीं होता, पहला है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जो कि एज ए लुईस एसिड बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आता है कि जो सेकेंड ग्रुप है वो, या जो थर्ड ग्रुप है वो, मेनली थर्ड ग्रुप की बात करें, ये आपके इनकम्प्लीट ऑक्टेट के एग्जाम्पल होते हैं। क्योंकि सेकंड में क्या है, जो नीचे वाले हैं वो तो एज ए मेटल बिहेव करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देते हैं। सेकंड अगर हम ग्रुप में बात करें तो बेरिलियम एक एग्जाम्पल है, जैसे इसमें दे रखा BeF2। तो यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट में अगर हम देखें कि बॉन्ड बनाने के बाद भी 4 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 खुद के और 2 बॉन्ड के वाले, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। BF3 में करें तो यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वैलेंस शेल में, बॉन्ड काउंट करने के बाद भी। ऐसी AlCl3 है, BCl3 है। तो यहाँ पर ये सेकंड ग्रुप का हो गया और ये थर्ड ग्रुप के हो गए। तो यहाँ पर सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप जो है वो ऑक्टेट फॉलो नहीं कर रहा, तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जाम्पल है। तो जहाँ पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है उसको हम कहते हैं लुईस एसिड। क्या कहते हैं, लुईस एसिड। लुईस एसिड में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। लुईस एसिड में आपको एसिड बेस में या फिर आप कहें आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा चुका हूँ।
तो ये आपके AlCl3 BCl3 उसमें सब आ जाएंगे। समझ में आ गई बात। तो ये आपके इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जाम्पल है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। इसके बाद एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट की बात करें तो ये कौन करता है, जिसमें MTD ऑर्बिटल है। कौन करता है, जिसमें MTD ऑर्बिटल है। मतलब ये सेकंड पीरियड की तो बात नहीं हो रही, कम से कम थर्ड पीरियड की बात करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि D जो है वो 2D तो होता नहीं है, 3D होता है। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो PCl5, SF6, ClF3, IF5, IF7। अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो फॉस्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, और 5 क्लोरीन के हो गए, 10 हो गए टोटल। तो यहाँ पर ऑक्टेट का क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, और ये 6 बॉन्ड के हो गए, कितने हो गए, 12। ऐसे आप और आगे निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ऑक्टेट का प्रसार हो रहा है, कब हो रहा है, जब MTD ऑर्बिटल प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो S2 और P3 होती है। क्या होती है, S2 और P3, सॉरी S2 और P5। एक सेकेंड, फॉस्फोरस है ना ये भाई, हाइड्रोजन होता है तो वो P7 होता है, ये फॉस्फोरस हो जाएगा P5। तो यहाँ पर बात करें तो S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में 5 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर तो ये आपके एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट होता है। तो यहाँ पर ये PCl5 बना रहा है। समझ में आ रही बात। नाइट्रोजन जो था टोटल यहाँ पर ये आपके हो जाएगा, फॉस्फोरस 15 है ना, ये हो जाएगा 3। अब देखिए कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, सिंपल सी बात है फॉस्फोरस की। ये सल्फर है आपके, ठीक है, ये आपके नाइट्रोजन फैमिली का है। अब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। S2 और P4 है ये। तो यहाँ पर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 5 है, तो ये 5 वैलेंस ही शो कर सकता है। सल्फर में 6 है तो 6 वैलेंस ही शो कर सकता है। क्लोरीन में कितने, 7, S2 और P5, तो ये मैक्सिमम 7 कर सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं कर रहा है, आयोडीन 7 कर रहा है। तो कहने का मतलब है 5 और 5 10 हो गए, इसके 12 हो गए। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट है, तो ये सेकंड पीरियड में शो हो सकता है। क्यों, क्योंकि सेकंड पीरियड में थर्ड पीरियड में शो हो सकता है, क्योंकि उसमें MTD ऑर्बिटल प्रेजेंट है। सेकंड पीरियड वाले शो नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आता है कि भाई PCl5 तो फॉर्म हो रहा है लेकिन NCl5 फॉर्म नहीं हो रहा। उसका रीजन ये है कि PCl5 फॉर्म हो रहा है, क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस के पास MTD ऑर्बिटल है लेकिन ऑक्सीजन के पास नहीं है। समझ में आ रही बात, ये इसका रीजन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो आता है वो इसी पे आता है। क्वेश्चन कैसे आता है, निम्न में से कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायामैग्नेटिक है। तो ये वाला पॉइंट आपके काम आएगा। कैसे काम आएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अगर पूरे मॉलिक्यूल में ही ऑड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है। अब आपके टोटल मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या ही ऑड है, जैसे मान लीजिए टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 19 है, तो अब आप उसको कैसे ही कर लीजिए, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं कर सकते, ऑड इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो वो पैरामैग्नेटिक में आएगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे NO है। अब यहाँ पर जब आप इसके टोटल इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो आप देखोगे ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 8, और इसके 7, तो 8 और 7 जोड़ोगे तो 15 हो गया, जो कि एक ऑड संख्या है, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में आएगा। या एक हैलोजन प्रेजेंट है, जैसे ये ClO, ClO2, ClO3, ClO4, तो यहाँ पर क्या है कि एक नाइट्रोजन है और दूसरा जो एटम है वो इवन वाला है। समझ में आ रही बात, ऑड मिलके भी इवन हो जाते हैं। समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। अगर मॉलिक्यूल के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट होने पर ऑड आ रहे हैं तो वो ऑक्टेट फॉलो नहीं कर रहा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि ये तो कोई पूछेगा नहीं कि भाई ऑक्टेट फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन ये जरूर पूछेंगे निम्न में से कौन सी पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है। तो वहाँ पर ये जो एग्जाम्पल हैं ये काम आएंगे आपके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसी की वजह से ये पढ़ा रहा हूँ, वरना कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद ट्रांजिशन मेटल आयन है, तो देखिए एक तो होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है सूडो नोबल गैस या इनर्ट और सूडो इनर्ट हम कह सकते हैं। तो ये आपके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो नहीं करता, क्योंकि यहाँ डी भी आ गया साथ में। ऑक्टेट का कंसेप्ट कब आता है, जब केवल हम S और P की बात करते हैं। यहाँ डी भी आ गया तो ये ऑक्टेट फॉलो नहीं कर रहा। इसके बाद अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड, मतलब जो केमिकल बॉन्ड होता है, तो देखिए केमिकल बॉन्ड की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो होता क्या है कि दो एटम को बांधने वाला जो फोर्स होता है उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब केमिकल बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, तो यहाँ पर केमिकल बॉन्ड को दो कैटेगरी में पहले डिवाइड कर रखा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में अगर हम देखें तो 4 सब कैटेगरी दे रखी है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह से कोवलेंट का ही टाइप है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है एक तरह से किसका टाइप है, कोवलेंट का। तो हम कह सकते हैं कि सब टाइप है कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसका, कोवलेंट का। तो मेनली अगर बात करें तो आयनिक, कोवलेंट और मेटेलिक, और कोवलेंट में हमने सब एक टॉपिक ले लिया, ये सब बॉन्ड ले लिया तो हो गया कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर 4 तरह के बॉन्ड होंगे स्ट्रॉन्ग में, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटेलिक। वीक बॉन्ड की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल्स बॉन्ड, जिसको आप वीक बॉन्ड भी कहते हैं,
और यहाँ पर वंडरवॉल्स फोर्स को लंदन फोर्स या लंदन बॉन्ड भी कहते हैं। खैर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड पे क्वेश्चन बनते हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन ऐसा आएगा कि निम्न में किस में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, किस में नहीं है, किस में इंट्रामोलिकुलर है, किस में इंटरमोलिकुलर, अभी हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पर ये बेसिक अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ बॉन्ड की, तो 4 तरह के तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गए और 2 तरह के हो गए वीक बॉन्ड।